जो मैंने उसमें ज्यादा एम्फेसिस मेरा जो था वो ये था कि इंडिया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना रहा है और हाइपरसोनिक वेलोसिटी पे कर रहा है। मिसाल के तौर पे जो रशिया से वो S-400 ले रहे हैं, इसराइल से वो हेरोन HP ड्रोन्स ले रहे हैं, फ्रांस से वो राफेल ले रहे हैं, यूके भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है और इंडिया जो है वो मेक इन इंडिया की तरफ आ रहा है और वो कह रहे हैं जी कि हम डोमेस्टिक जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं और सारी दुनिया का जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट है वो इंडिया में आ रही है। टाटा और इंडिया में जो है लॉकहीड मार्टिन, ये जो F-16 फाइटर्स हैं, इस तरह के जो जेट्स हैं, उनकी विंग्स के पार्ट्स बना। आज आपसे बात करनी है सर कि ये जो भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है तकरीबन $5.2 बिलियन का रूस से, रशिया से, सर आप कैसे देखते हैं ये पाकिस्तान को किस तरह इफेक्ट कर सकता है और पाकिस्तान के लिए क्या नए मजीद चैलेंजेस आप देख रहे हैं इस भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आने से? देखिए, पहला तो यह है कि भारत में जब ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आया है उसको पाकिस्तान इग्नोर नहीं कर सकता। ये बड़ा सीरियस मैकेनिज्म है। इसका जो ट्रैकिंग है वो 600 किलोमीटर से और एंगेजिंग जो है कैपेबिलिटी है सरफेस टू एयर 400 किलोमीटर की है। तो ये बड़ा फिट सिस्टम है। अगर वो पाकिस्तान के Shahin-1 जो हमारे लीडिंग डिफेरेंट कैपेबिलिटी के साथ लिंक अप मिसाइल करता है या पाकिस्तान के जो क्रूज मिसाइल की रेंजेस है तो उसके साथ ये बड़ा फिट सिस्टम है। दूसरा, आपने थोड़े दिन पहले अरब न्यूज पे एक आर्टिकल लिखा और आपने उस आर्टिकल में, आप क्योंकि रेगुलर अरब न्यूज में लिखते हैं, आपने उस आर्टिकल में लिखा कि ये तो S-400 है लेकिन इससे पहले जो भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है, उससे साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक जो एनवायरनमेंट है डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो आप सर इस S-400 को और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अगर दोनों शक्ल को सामने रखें, क्योंकि तो आप क्या देखते हैं ये कितना बड़ा चैलेंज है और ये कितना डिस्टेबलाइज एनवायरनमेंट है? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को सुना है और आप भी क्योंकि न्यूक्लियर जो पॉलिटिक्स है उसको सारी ग्लोबल समझते हैं और पढ़ा भी रहे हैं, साउथ एशियन न्यूक्लियराइजेशन पे आपकी डॉक्टरेट भी उसी में है, तो सर ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है? हम तो समझते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी है, अब आप इसको कैसे देखते हैं दोनों चीजों को सामने रखते हुए? देखिए, पहले तो कमर साहब मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं, मैंने अपने उस आर्टिकल में ये कहा था जो अग्नि 5 है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो चाइना के लिए थ्रेट है। पाकिस्तान ऑलरेडी जो इंडिया ने अपने मिसाइल अग्नि 1-A, अग्नि 2, अग्नि 3, वो पाकिस्तान के एंटायर जो भी पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल सी जो जहां भी एसेट है उनको वो बड़े आराम से हिट कर सकते हैं। लिहाजा अग्नि 5 के ऊपर मेरा पॉइंट ये था कि वो तो चाइना के लिए है, पाकिस्तान ऑलरेडी उनकी स्ट्राइकिंग रेंज में है। मगर जो मैंने उसमें ज्यादा एम्फेसिस मेरा जो था वो ये था कि इंडिया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना रहा है और हाइपरसोनिक वेलोसिटी पे कर रहा है और इंडिया का उस वक्त, तो मेरा व्यू ये है कि जो अब अगर हम इन सारी डेवलपमेंट्स को कपल इन करते हैं तो ये जो S-400 है ये क्वालिफाई करता है कि साउथ एशिया में या सदर्न एशिया में आर्म रेस हो रही है। जहां भी आर्म रेस होगी वहां की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल होगी, या आप कह लें आर्म रेस हैज एन इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक टू स्टेबलाइज द रीजनल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। तो मैं अगर इनको कपल इन करूं, अग्नि 5 जो कि पाकिस्तान फोकस नहीं होगा और इंडिया को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मगर रीजन में आर्म रेस आएगी, और इसी तरह S-400 तो हमारे लिए कंसर्न है, तो पाकिस्तान और इंडिया की आर्म रेस को ये बूस्ट करेगा। तो अगर ये आर्म रेस को बूस्ट करता है तो आपकी स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी को ये यू कैन से ड्राइवर होगा, ना कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी को थोड़ा पॉइंट को मैं आगे लेके तरफ चला जाऊं तो मिसाल के तौर पे जो रशिया से वो S-400 ले रहे हैं, इसराइल से वो हेरोन HP ड्रोन्स ले रहे हैं, फ्रांस से वो राफेल ले रहे हैं, यूके भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है और इंडिया जो है वो मेक इन इंडिया की तरफ आ रहा है और वो कह रहे हैं जी कि हम डोमेस्टिक जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं और सारी दुनिया का जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट है वो इंडिया में आ रही है।
इसको भी अगर लिंक करें, जो पिछली दो चीजें हमने डिस्कस की, तो ये इंडिया किस तरफ जा रहा है? आप क्या समझते हैं कि वो जो क्वाड पार्टनर बनने की वजह से इंडिया अपनी जो ओपन अप हुआ है दुनिया में, वो जो कैपेबिलिटी इनहेंस हुई है, उसका फायदा ले रहा है, या वाकई ही ये सारा चाइना के लिए किया जा रहा है? और ये एक प्रो अमेरिका क्लब में होने की वजह से इंडिया इस वक्त एडवांटेजेस पोजीशन में है। सो ये जो एक ग्लोबल ओपनिंग है, और इन्होंने अपनी ऑटोनॉमी भी रखी हुई है वेपन्स प्रोक्योरमेंट। देखिए कमर साहब, एक चीज हमें यहाँ पे एडमिट करनी चाहिए कि इंडिया इज प्लेइंग इट्स स्ट्रेटेजिक कार्ड वेरी इंटेलिजेंटली। इंडिया ने अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए पहले जो मेक इन इंडिया था, वो उनका इंडिजिनस प्रोग्राम था। टाटा और इंडिया में जो है लॉकहीड मार्टिन, ये जो F-16 फाइटर्स हैं, इस तरह के जो जेट्स हैं, उनकी विंग्स के पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दोनों प्रोजेक्ट हैदराबाद इंडिया में है। वहां की ये लॉबीज भी वर्कआउट कर रही हैं। इसी तरह रशिया की इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, ये इंडिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथ करेगा और रीजन में एक आर्म रेस को ये encourage करेगा या बूस्ट करेगा। मगर इसके साथ इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी मेंटेन करने की कोशिश की है, और यहाँ पे अमेरिकन मुझे लूजर नजर आ रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि एक तरफ तो अमेरिका जो है, जो आपने काटसा एक्ट की बात की, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस आपने बात की, इंडिया पे वो कोई सैंक्शंस नहीं लगा रहे, लेकिन टर्की के ऊपर उन्होंने कहा है जी कि अगर आप S-400 ले रहे हैं तो हम सैंक्शंस लगा देंगे। उनको वो F-35 अपने प्रोजेक्ट से भी पीछे कर लिया उन्होंने। तो आप ये बताइएगा कि ये जो चीज है, और दूसरा जो अमेरिकन कांग्रेस ये डिबेट कर रही है कि 5 आइज इंटेलिजेंस से 9 आइज में जाएं, और भले इंडिया रशिया से S-400 ले रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया के साथ कोऑपरेट करना है। तो ये जो इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडिया को दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ टर्की को सैंक्शंस लगाए जा रहा है ऑन द सेम बाइंग ऑफ द S-400, हाउ डू यू सी दिस सर? इसमें देखिए, एक तो चीज यह है कि इंडिया के साथ उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत स्ट्रेंथन हो गई है, क्योंकि उनका क्वाड, और उन्होंने इंडिया ने डेमोस्ट्रेट भी किया चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री पोस्ट अपना शो करके। तो चाइना को रियल जो चेक उनके जेन में कर सकता है वो इंडिया है।